हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आज हम सेल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन करेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोगों का सारे चैप्टर्स का क्लियर है, सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम प्रश्न उत्तर जो भी एग्जाम में जिस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उसी पर हम चर्चा करेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कुछ प्रश्न हम सॉल्व करेंगे कोशिकाओं से संबंधित। बच्चों क्लास 8th में आप लोगों को आज मैं कोशिकाओं वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बच्चों सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर से रिलेटेड। कैसे क्वेश्चंस करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है बच्चों बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। इनका क्या मतलब होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय का मतलब, मल्टीपल चॉइस का मतलब कि एक ही प्रश्न के अलग अलग कई सारे विकल्प आपको दिए जाएंगे, कई सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन जो है वो आपका ठीक होगा और वो उस प्रश्न का उत्तर होगा। पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर एक एक लाइन आपकी क्लियर नहीं है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है। तो कोशिका वाला चैप्टर आप 100% कंप्लीट कर चुके हैं, उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का। तो इसलिए हम आज बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न हम देखते हैं कि आप जब ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस लेवल तक का क्लियर है, यानी किस हद तक क्लियर है, आपको कितना और पढ़ने की जरूरत है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला हम प्रश्न सॉल्व करेंगे बहुविकल्पीय प्रकार का। इसको लिखते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन 1 लिखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट with respect to unicellular organisms। यानी कि प्रश्न हिंदी में एक कोशिकीय जीवों के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है। तो वो चारों पॉइंट्स, वो चारों सेंटेंसेस में लिखूंगी, वो चारों स्टेटमेंट्स लिखूंगी, जिनमें से आपको सही स्टेटमेंट जो है वो चुनना होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इन unicellular organisms tissue work in coordination
पॉइंट नंबर बी है यूनिसेलुलर organisms do not require food. ऑप्शन नंबर सी है यूनिसेलुलर organisms respire and reproduce. और ऑप्शन नंबर डी है all unicellular organisms move by cilia. All unicellular organisms move by cilia. Move by cilia. अब जो आपका ये था ऑप्शन ए, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज वर्क इन कोऑर्डिनेशन, चारों कथनों को हमें ध्यान से समझना है। तो जब हम एक कोशिकीय जंतु की बात कर रहे हैं तो टिश्यूज का ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में टिश्यूज प्रेजेंट कैसे हो सकते हैं? टिश्यूज जो है बहुत सारी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाले ऊतक होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है ये 100% रॉन्ग हो गया है ना, ये जो एकदम लिस्ट से निकल गया, ये सही हो ही नहीं सकता। दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए आपको सेंटेंस दिख रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिक्वायर फूड, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो ये भी एकदम क्या है बच्चों, गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कोई ऐसे नहीं होते जिनमें फूड की आवश्यकता ना हो, यानी हर प्रकार के जीव जंतु को भोजन की आवश्यकता अवश्य होती है। तो ये आपका दोनों सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला दो सेंटेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो श्वसन की भी प्रक्रिया करते हैं और प्रजनन की भी प्रक्रिया करते हैं। रेस्पायर का मतलब वो क्या करते हैं, श्वसन की भी प्रक्रिया करते हैं, और रिप्रोड्यूस का मतलब प्रजनन की भी प्रक्रिया करते हैं। चौथा पॉइंट है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मूव बाय सीलिया। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मूव बाय सीलिया, यानी सभी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अपने सीलिया से मूव करते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे सही स्टेटमेंट चुना गया है। सबसे सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। तो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट जो, देखो जब बच्चों बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं तो आपको चारों ही विकल्प सही लगेंगे उस टाइम पे। जब आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तो एक साथ चार आंसर पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप जब चारों पढ़ते तो आपको लगता है ये चारों में से दो तीन आपको सही लगेंगे, पर आपको करेक्ट केवल एक पर करना होता है। तो उसको कभी भी बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते समय, प्रश्नों को हल करते समय क्या करना है, प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए ताकि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए। और यदि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएगा तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाएंगे। ये तो अब एक कोशिकीय जीवों के लिए आपको चार ऑप्शंस दिए गए, तो मैंने आपको चारों ऑप्शंस समझा दिए हैं। अब आप बताएं कि कौन सा इसमें से आंसर आपका सही होना चाहिए। बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही होगा, मतलब जो स्टेटमेंट है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या चुनना होता है आपको, आपको
मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चुनना होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब जो सबसे सही लगता हो आपको, यानी कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे का सारा सही ही लगेगा, है ना। तो जो सबसे ज्यादा सही लगता हो वही आपको चुनना चाहिए, है ना। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते समय बहुत सावधानी से यदि आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो ही आप प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लगा पाएंगे। तो एक कोशिकीय जीवों के लिए सही आंसर है, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है कि एक कोशिकीय जीव श्वसन और प्रजनन करते हैं। श्वसन और प्रजनन दोनों करते हैं। अब एक कोशिकीय जीव को जब आप सोचते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा आता है? तो आप लिख सकते हैं अमीबा। उसके अंदर श्वसन की भी प्रक्रिया होती है और द्विखंडन द्वारा आपके प्रजनन की भी प्रक्रिया होती है। तो ये आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेलुलर जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं और एक ही कोशिका से वो सारे जीवन से जुड़े हुए सारे बेसिक फंक्शन जितने हैं वो सारे के सारे वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जैसे वो रेस्पिरेशन भी करता है, श्वसन, वो प्रजनन भी करता है, रिप्रोडक्शन, वो डाइजेशन की भी प्रोसेस करता है, पाचन भी करता है, और वो सभी प्रकार की प्रक्रियाएं जो किसी जीव में होनी चाहिए, जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, वो सारी की सारी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, बहुविकल्पीय प्रकार का ही प्रश्न संख्या 2। Majority of cells cannot be seen directly, cannot be seen directly by naked eyes। ऑप्शन नंबर ए है organisms are generally unicellular, generally unicellular, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ऑप्शन नंबर सी है सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी, सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी। और ऑप्शन नंबर डी है सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज, cells are grouped into tissues। बच्चों क्वेश्चन आपका है मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बाय नेकेड आईज,
यानी ज्यादातर कोशिकाओं को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? सेंटेंस आपको 4 दिखाई पड़ रहे हैं ऑप्शंस के रूप में। ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूनिसेलुलर। आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और अगर सही भी है तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर उसमें मिल रहा है आपको। तो पहला तो स्टेटमेंट भी गलत है, और ये इस क्वेश्चन से भी मैच नहीं कर रहा। सारे ऑर्गेनिजम्स एक कोशिकीय नहीं होते हैं, आप सबको पता है, हम भी ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं और हम बहुकोशिकीय होते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन दिखाया जा रहा है सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखी जा सकती हैं, माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देखी जा सकती हैं। यानी कि संरचना में सूक्ष्मदर्शी या बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। वी कांट इमेजिन कि वो कितनी छोटी होती हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के अंदर ही मौजूद होती हैं। और चौथा ऑप्शन आपको बताया जा रहा है सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊतकों के रूप में ग्रुप में होती हैं। तो देखो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी, स्टेटमेंट सही है लेकिन उस प्रश्न से मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तब बचता है 2 ही ऑप्शन आपके पास, ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूनिसेलुलर और सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, जिसमें से जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, हर प्रकार के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर भी, एक कोशिकीय भी और मल्टीसेलुलर भी, बहुकोशिकीय भी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देन केवल एक ऑप्शन आपके पास बचा और वो करेक्ट भी है और प्रश्न से मैच भी कर रहा है। अब फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बाय नेकेड आईज, यानी कि नंगी आंखों से हम ज्यादातर कोशिकाओं को नहीं देख सकते हैं, है ना। तो इसका प्रश्न का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होती हैं। कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, यानी कि ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया और यही आपका सही है, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। तो हम अब बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आप प्रश्न जो आपने देखा इसमें क्या है, कोशिकाएं जो है वो क्या होती हैं, कोशिकाएं किसी भी जीवन का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको इसको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जैसे किसी पिज्जा को बनाने के लिए हमें केवल पिज्जा बेस यदि नहीं होगा तो हम टॉपिंग्स कहाँ पे लगाएंगे, उसी तरह से यदि हमारे पास सेल्स नहीं होंगी तो हम उससे अलग अलग अंगों का निर्माण कैसे होगा। तो यानी कि कोशिकाएं जो हैं वो पिज्जा बेस की तरह होती हैं, जैसे पिज्जा बेस के बिना पिज्जा नहीं बन सकता, सेम उसी तरह कोशिकाओं के बिना जीवन का निर्माण नहीं हो सकता, है ना। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, लेकिन इनका जो साइज, इनका जो आकार होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसको अपनी आंखों से बिल्कुल भी, कितनी भी तेज आंखों किसी की, हम अपनी आंखों से उसको देख ही नहीं सकते हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी, नैनोमीटर माइक्रोमीटर में होती होंगी, बहुत छोटा साइज होता है, जिसको देखने के लिए हमको एक किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की, हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, जिसमें बहुत हाई पावर के लेंसेज लगे हुए होते हैं, है ना। अगर आपको नॉर्मल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखने को मिलता तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, यानी कि उसके लिए हमें
माइक्रोस्कोप चाहिए होगा विजुअलाइज उसको करने के लिए, और इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, या सूक्ष्मदर्शीय संरचनाएं हम उनको कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे प्रश्न नंबर संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं क्या है प्रश्न में। पढ़ेंगे, रीड द different combinations of terms given below. Different combinations of terms given below. ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम और क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम। ठीक है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम और गुणसूत्र। ए में कोशिका भित्ति, सेल का मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका की जो झिल्ली होती है वो, केंद्रक और प्लास्टिड यानी कि लवक। ऑप्शन नंबर सी है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्रोमोसोम। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब इसमें चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है। रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, है ना। अब इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपको देना है। करेक्ट कॉम्बिनेशन किसके लिए, एनिमल सेल के लिए जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हो वो आपको देना है। गिवन बिलो एंड गिव करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनिमल सेल। गिव correct combination for animal cell. Combination for animal cell, यानी कि जंतु कोशिका के लिए सबसे सही कॉम्बिनेशन आपको बताना है। जंतु कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सबसे कड़ा आवरण जो कोशिका के बाहर पाया जाता है। तो सेल वॉल आपका प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल में।
क्योंकि जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अंतर पढ़ रहे थे तो आपको कई बार ये पॉइंट बताया गया कि कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और जंतु कोशिका में आपका प्लास्टिड भी नहीं प्रेजेंट होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका हो जाएगा बच्चों रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम और क्रोमोसोम। अब इस कॉम्बिनेशन में आप देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है और क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होगा, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर हम तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी की। इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और क्रोमोसोम, यानी कि जो ये कोशिका होती है उस पर झिल्लीदार परत मेम्ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर प्रेजेंट राइबोसोम और उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ने वाला क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र। तो क्या लगता है एनिमल सेल में ये चारों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर डी की भी बात कर लेते हैं, एक और बचा है उसकी भी बात कर लेंगे, तब हम सही या गलत का निशान लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में किसी भी जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, राइबोसोम भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, लेकिन बच्चों क्या एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरे रंग का वो लवक जिससे पत्तियां हरे रंग की होती हैं, तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी आपका रॉन्ग है और सही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स गिवन बिलो एंड गिव करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनिमल सेल। ठीक है बच्चों, तो ये आपने प्रश्न संख्या 3 करी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों में। अब इसमें अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ भी सकते हैं, और इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। बच्चों, आज के सेशन में आप लोगों ने कोशिका वाले पार्ट से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए, और उन प्रश्नों को मैंने आपको तरीका भी बताया कि कभी भी जब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न को बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट पूछा जा रहा है, लेकिन आपको चारों सही महसूस होते हैं। तो उसमें से आपको सबसे सही ऑप्शन चुनने के लिए फोकस्ड होकर ध्यान से प्रश्न को पढ़ना होगा, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% आप क्वेश्चन के आंसर को सही टिक लगा पाएंगे और एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।